दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के 38वां टॉपिक मराठों का उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए मराठों का उत्कर्ष के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। ठीक ना। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। और शिवाजी का जन्म जो है 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर दुर्ग, ठीक ना, जो कि जुन्नार के समीप में है, और वहीं पर उनका हुआ था। शिवाजी का पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। ठीक ना, यानी शाहजी भोसले के दूसरी पत्नी थी जिसका नाम क्या था? तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे, और शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? कोंडदेव थे। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव पड़ा। और अगर आध्यात्मिक क्षेत्र की बात किया जाए तो शिवाजी के आचरण पर सबसे ज़्यादा किसका इफेक्ट पड़ा? तो गुरु रामदास का इफेक्ट पड़ा। ठीक ना। शिवाजी का विवाह साईबाई निबालकर से 1640 ईस्वी में हुआ, और शिवाजी का विवाह जो है 1640 ईस्वी में किसके साथ हुआ? तो साईबाई निबालकर के साथ हुई। शाहजी ने शिवाजी को पूना के जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत पर में नौकरी कर ली। और शाहजी जो थे वो क्या किए कि शिवाजी को पूना की जागीर दे दिए और स्वयं कहाँ चले गए? बीजापुर की रियासत पर नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सबसे पहले बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, और 1656 ईस्वी में शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो रायगढ़ में बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। और शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? याद रखिएगा दोस्तों, औरंगजेब ने दिया था। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। ठीक ना। बीजापुर के जो सुल्तान था, ठीक ना, वो अपना योग्य सेनापति अफजल खां को 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खां की हत्या कर दी। लेकिन क्या हुआ कि 1659 ईस्वी को 10 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खां की हत्या कर दी। किसने? शिवाजी ने। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में और 1670 ईस्वी में लूटा। शिवाजी ने सूरत को जो है 1664 ईस्वी में और 1670 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। याद रखिएगा दोस्तों, पुरंदर की संधि जो है परीक्षा की दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक ना। तो पुरंदर की संधि कब हुआ? तो 1665 ईस्वी में हुआ, और किसके किसके साथ हुआ? महाराजा जयसिंह और शिवाजी के साथ हुआ। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग में बीजापुर से छीना। क्या किया कि 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से क्या कर लिया? छीन लिया। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में बनारसी यानी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। 5 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में बनारसी जो कि काशी के नाम से प्रसिद्ध है कि विद्वान थे श्री गंगा भट्ट के द्वारा जो है अपना राज्याभिषेक करवाया। जो मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो कि लंबे समय से बनारसी में रह रहा था। और जो गंगा भट्ट था वो कहाँ का रहने वाला था? वो जो है महाराष्ट्र का रहने वाला था, लेकिन आकर बनारस में काफ़ी समय से रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, और जहाँ से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी से भाग निकले। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया। ठीक ना। लेकिन वहाँ से क्या हुआ कि 16 अगस्त 1666 ईस्वी से वहाँ से वो भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई, और मात्र 53 वर्ष की अवस्था में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। यानी शिवाजी की जो मंत्रिमंडल था उसको क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। तो जो अष्टप्रधान होता था उसमें पेशवा का जो पद होता था वो सबसे इम्पोर्टेंट और मतलब सम्मान का पद होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी भाषा को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी ने दरबार में कौन सा भाषा यूज किया? तो मराठी भाषा।
शिवाजी की तीन महत्वपूर्ण भागों सेना जो थी वह तीन महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पहला था पागा सेना। पागा सेना में क्या था? नियमित घुड़सवार सैनिक। पागा सेना का मतलब में कौन आते थे? तो नियमित घुड़सवार सैनिक। दूसरा था सिलहदार। सिलहदार क्या थे? अस्थायी घुड़सवार सैनिक, ठीक ना। वो पहला पागा सेना था तो नियमित था, ठीक ना। अब ये क्या है? अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे। और तीसरा जो था पैदल सेना, जिसको कि पैदल के नाम से जाना जाता है। शिवाजी को तोप जो है अंग्रेज़ों ने प्रदान की थी। शिवाजी को तोप किसने दिया था? तो अंग्रेज लोगों ने दिया था। लेकिन कुछ स्रोत है जिसके अनुसार शिवाजी का जन्म जो है कब बताया जाता है? 19 फरवरी 1630 ईस्वी में बताया जाता है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आगे हम लोग महाराष्ट्र के प्रमुख संत के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला संत थे ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, ठीक है। इनका कार्यकाल क्या है? तो इनका कार्यकाल 1275 से 1296 ईस्वी तक है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वर के नाम से जाना जाता है। यानी कि पहला भक्त जो थे ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर थे, जिनका कार्यकाल का था तो 1275 से 1296 ईस्वी तक। ये कहाँ के थे? तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थी दीपिका नामक बृहद टीका लिखी, जिसे समान रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो थे नामदेव थे। इनका कार्यकाल जो था 1270 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक है। इनके आराध्य देव पठानपुर के विठोबा या विठल विष्णु के रूप में थे। विठोबा या विठल की उपासना को वारकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब से संकलित है। यानी कि नामदेव जो थे, इनका आराध्य देव जो थे वो देव पठानपुर के विठोबा या विठल या विष्णु के रूप में थे। और विनोबा और विठल की उपासना वारकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना किसने की थी? नामदेव ने की थी। एकनाथ। एकनाथ का कार्यकाल कितना है? तो 1553 ईस्वी से 1599 ईस्वी 1533 ईस्वी से 1599 ईस्वी तक। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। इन्होंने क्या किया कि रामायण पर रामायण भावार्थ नामक टीका लिखी। चौथा जो थे संत थे, उनका ना क्या नाम था? तुकाराम। तुकाराम का कार्यकाल क्या है? 1598 से 1650 ईस्वी तक। इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी, जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज है, ठीक ना। तुकाराम क्या किया कि भक्ति परक कविताएं लिखा, जिसको क्या कहा जाता है? अभंग कहा जाता है, ठीक। और ये अभंग भक्ति परक काव्य के क्या कहलाते हैं? ज्योतिपुंज है, ठीक ना। क्या है? ज्योतिपुंज है। पांचवा और संत और अंतिम संत कौन थे? तो रामदास, ठीक ना। रामदास का कार्यकाल क्या है? 1608 ईस्वी से 1681 ईस्वी तक। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि दसबोध, उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। इन्होंने क्या किया है रामदास ने कि महाराष्ट्र के अंतिम जो महान संत थे, ठीक ना, और कवि दसबोध, उनकी सब रचनाओं का संकलन किए हैं। मराठा राज्य के अंतर्गत दो प्रकार के क्षेत्र होते थे। कौन कौन होते थे? तो एक स्वराज होता था और दूसरा मुक्तई होता था। तो स्वराज में क्या होता था? जो क्षेत्र प्रत्यक्ष मराठों के नियंत्रण में थे उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर मराठों का नियंत्रण था उसको क्या कहा जाता था? स्वराज कहा जाता था। दूसरा था मुक्तई, मूल के कदीम, वह क्षेत्र जिसमें चौथ या सरदेशमुखी असूल करते थे। ऐसा क्षेत्र जहां पर चौथ और सरमुखी असूल करते थे उसको क्या कहा जाता था? मुक्तई, ठीक ना। मुक्तई या मूल के कदीम के नाम से जाना जाता था। नोट: चौथ और सरदेशी मुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या डकनी राजाओं का शासन था। चौथ भू राजस्व के 1/4 था, जो कि मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेशी मुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था, जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। कहने का मतलब है कि एक चौथ और सरदेशी जो है वो कर था, ठीक ना, जो स्वराज से नहीं लिया जाता था। अभी तुरंत पता ना कि जो ज़मीन था वो दो भाग में बटा हुआ था, तो स्वराज से नहीं लिया जाता था, बल्कि उन्हें उन जगहों से लिए जाते थे जहाँ मुगलों और ढकने राजाओं का शासन था। और चौथ क्या होता था? चौथ का मतलब होता है 1/4, 1/4 था, जो कि मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। यानी कि ऐसा भूमि जहाँ वो लोग कहते थे कि मराठा हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करे, उसके बदले में हम लोग क्या देंगे? 1/4 कर देंगे। सरदेशमुखी में 10% का अतिरिक्त अधिभार था, जो उस समय से लिया जाता था, मुगलों का अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। सरजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। सरजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो मराठा के भू राजस्व व्यवस्था से है। अष्टप्रधान, अष्टप्रधान में कौन कौन से है? तो पेशवा, पेशवा में क्या है? पेशवा का था तो प्रधानमंत्री था। राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख इसका मेन काम था,
ठीक ना। पेशवा का क्या काम था, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख। सर ये नौबत क्या थे, तो सेनापति थे, इनका ये क्या होता था, तो सैन्य प्रधान होता था। आमत्य, आमत्य क्या होता था, तो राजस्व मंत्री को कहा जाता था। तो ये क्या करते थे, तो आय व्यय के लेखा जोखा करते थे, यानी राजस्व मंत्री थे तो आय व्यय के क्या करते थे, लेखा जोखा करते थे। वाक्यान्विश, ये क्या करते थे, तो सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष को ही वाक्यानिश कहा जाता था। चटनिश क्या थे, तो राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना, ठीक ना। जो भी राजकीय पत्र आता था तो उसको पढ़ने का कार्य और भाषा शैली देखने का कार्य किसको था, चटनिश का था। सुमंत, सुमंत क्या थे, तो विदेश मंत्री थे। सुमंत क्या थे, तो विदेश मंत्री थे। पंडित राव, पंडित राव क्या करते थे, तो धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे, यानी कि बताते थे कि कौन सा धार्मिक कार्य कब होगा, उसका काम किसका था, तो पंडित राव का। न्यायाधीश क्या थे, तो न्याय विभाग का प्रधान होता था, इसका नाम क्या था, तो न्यायाधीश था। शिवाजी की कर व्यवस्था को मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी वो कैसा था, तो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था से के स्थान पर काठी और मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 ईस्वी में आनाजी दत्तों द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण चलवाया। शिवाजी ने क्या किया कि जो रस्सी से जो माप होता था उसके स्थान को हटाया और काठी और मानक छड़ी का प्रयोग किया, ठीक ना। शिवाजी ने 1679 ईस्वी में आनाजी दत्तों द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण चलवाया, और सर्वे चलवाया किसके द्वारा, आनाजी दातों के द्वारा। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी के समय में कुल राजस्व का 33% वसूला जाता था, लेकिन बाद में बढ़कर कितना हो गया, 40% हो गया। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 एवं 1670 ईस्वी में लूटा। और शिवाजी ने मुगल का जो व्यापारिक केंद्र था सूरत, उसको 2 बार लूटा, 1664 ईस्वी में और 1670 ईस्वी में। शिवाजी के उत्तराधिकारी, शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी हुए। कौन हुए, संभाजी। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड पंडित कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। और जो संभाजी जो हुए, तो उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे कवि कलश, उसको अपना सलाहकार नियुक्त किया। कौन, संभाजी। मार्च 1679 ईस्वी को मुगल सेनापति मरखौ खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया एवं उसकी हत्या कर दी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि 1689 ईस्वी में मुगल सेनापति जो मरखौ खां था, ठीक ना, उसने क्या किया कि संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी और उसके जो कवि कलश था सलाहकार, उसको गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। संभाजी के जैसे ही हत्या हो गई तो उसके बाद जो है 1689 ईस्वी में राजा राम के रूप में, नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कराया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया, तो सतारा में बनाया। दोस्तों बहुत जल्द ही एनसीईआरटी सार संग्रह के रूप में दूसरी पुस्तक का भी वीडियो आने वाली है, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे हम लोग शिवाजी के किले के सुरक्षा के नियुक्त अधिकारी के बारे में पढ़ते हैं। पहला थे तो हवलदार थे। हवलदार का क्या काम था, तो किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। हवलदार का क्या काम था, तो किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। सरे नौबत का क्या काम था, तो किले की सेना का नेतृत्व करता था। और सबनिविश का क्या काम था, तो किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख को करने वाले को क्या कहा जाता था, सौनिस कहा जाता था। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। राजा राम क्या हुआ कि मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गए। जैसे ही राजा राम की मृत्यु हुआ तो उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई, यानी कि अपने बनी और उसका जो है पुत्र को अपना राज्याभिषेक करवाया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। लेकिन क्या हुआ कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो कि औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। साहू और ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू ने क्या किया कि 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना क्या किया, राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। साहू के नेतृत्व में क्या हुआ कि नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे।
ठीक ना। वो लोग क्या था कि मतलब जनरेशन बाय जनरेशन था, तो उन लोग का क्या था, तो प्रधानमंत्री था। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत था, यानी कि वंश बाय वंश चलता था पेशवा। अब पेशवे कहाँ रहते थे, तो पुणे में रहते थे। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया और इसकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। 1713 ईस्वी में क्या हुआ कि साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया और इसकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हो गई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें और शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी और हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्ण नदी से अटक कर फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। यानी कि पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य को कमजोर हो रही स्थिति को फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित किया और कहा कि आओ इस हम पुराने वृक्ष के खोखले को तने पर प्रहार करें और शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी, क्योंकि उन लोग अपने में लड़ रहा था, उन लोग कमजोर हो गया था। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्ण नदी से अटक कर तक फैलाने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा कि निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे और निसंदेह आप योग पिता के योग पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई और निजाम के साथ मुंगी सिवा गांव की संधि हुई। क्या हुआ कि पालखेड़ा का युद्ध जो है 7 मार्च 1728 ईस्वी में हुआ। बाजीराव प्रथम और निजामुल के बीच हुआ, जिसमें बाजीराव विजयी हुआ और निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी सिवा गांव के साथ संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था, तो बाजीराव प्रथम, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने को तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा। अब बाजीराव प्रथम जो है मस्तानी नामक महिला से संबंधित होने के कारण क्या था, चर्चित था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई और बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1740 ईस्वी में क्या हुआ कि बाजीराव प्रथम का मृत्यु हो गई और बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथों से सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। यानी 1750 में संगोला का संधि हुआ, जिसमें पेशवा के हाथ से में सारे अधिकार क्या हो गए, सुरक्षित हो गए। बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। यानी बालाजी बाजीराव को क्या चीज़ के नाम से जाना जाता था, तो नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलक की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ देगा कि झलक की संधि किसके किसके साथ हुआ, तो हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में, याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, और उसका डेट याद रखना है 14 जनवरी 1761। डेट के साथ 14 जनवरी 1761 तो सबको याद रहता है, जिसमें मराठों की हार हुई और इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गई। यानी कि बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ, जिसमें मराठों की क्या हो गई, हार हो गई और इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बना और इसने मराठों को खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव नारायण जो था 1761 ईस्वी में पुनः पेशवा बना और उसने मराठा के जो प्रतिष्ठा खो गई थी उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर संधि है, संधि को भी याद रखिएगा, किसके साथ संधि कब कब हुआ, तो अंग्रेज और मराठा के संघर्ष के अंतर्गत होने वाले प्रमुख संधियाँ। सूरत की संधि कब हुआ, तो 1775 ईस्वी में हुआ। पुरंदर की संधि एगो याद रखिएगा दोस्तों, 1665 में हुआ। ये पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में है, ठीक ना, दोनों अलग अलग है। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में है। सालबाई की संधि ये एकदम इंपॉर्टेंट है, सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में है। वसीन का संधि 1802 ईस्वी में। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। सुरजी और अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में और राजपुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में।
इसके बाद नागपुर की संधि कब हुआ तो 1816 ईस्वी में, ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में, पूना की संधि 1817 में, मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुआ। चलिए आगे हम लोग और मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। माधव राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। क्या हुआ कि माधव राज जो था ईस्ट इंडिया की कंपनी के पेंशन पर रह रहा था, ठीक, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। अब मुगल बादशाह जो है अब किस पर हो गया, तब पेंशन भोगी हो गया, किसके ऊपर, तो मराठों के ऊपर। पेशवा नारायण राव 1772 से 73 की उसकी हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव ने कर दिया। पेशवा नारायण राव की हत्या जो है उसी के चाचा जो है रघुनाथ राव ने कर दी, कब, 1772-73 में। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय के अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई साभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का माकियावेली कहा। याद रखिएगा दोस्तों, हुआ क्या कि पेशवा माधवराव नारायण की अल्पायु में ही यानी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई, जिसके कारण जो है मराठा राज्य का देखरेख में 12 भाई सभा की स्थापना की गई, जिसको 12 सदस्य मंत्री परिषद करते थे। इस मंत्री परिषद में 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, कौन थे, तो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, ठीक ना, यानी 2 सदस्य 12 में 2 महत्वपूर्ण थे, तो महादजी और महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था, तो बालाजी जनार्दन भानु, और अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने मराठों का माकियावेली कहा था, किसको, यही बालाजी जनार्दन भानु को। याद रखिएगा दोस्तों। अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था। वो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था और मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। और अंतिम पेशवा जो है राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था और जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। अगर मराठों की हार किया सर्वाधिक अगर योगदान दिया जाए या पतन का योगदान अगर दिया जाए तो इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई और इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। और 1776 में पढ़े दोस्तों कि पुरंदर की संधि हुई थी। 2 दोस्त है, 2 डेट है, 1765 और 1776, याद रखिएगा। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1782 ईस्वी में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। याद रखिएगा, पूछता है कि सालबाई की संधि कब हुआ, तो 1782 ईस्वी में। द्वितीय मराठा युद्ध कब हुआ, तो 1803 से 5 ईस्वी में। इसमें भोसले नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी और इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई, ठीक ना। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1803 से 5 ईस्वी में। इसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी, इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 में देवगांव की संधि हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा का वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं मस्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकन के संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। हुआ क्या दोस्तों कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 और 1819 ईस्वी में हुआ, इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति जो है वंशानुगत जो पद था वो समाप्त हो गया, ठीक ना। फिर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकन के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे ही युद्ध में 2 लगातार हार गया कोरेगांव और अष्टी, तो क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। कब, 1818 ईस्वी में। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया और जहां 1853 में से मृत्यु हो गई। और जैसे ही वो हार गया तो अंग्रेजों ने क्या किया कि पेशवा को पद को समाप्त कर दिया। अब बाजीराव द्वितीय को क्या किया कि पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहाँ पर उसकी मृत्यु 1853 ईस्वी में हो गई। अब हम लोग दोस्तों आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लुसेंट का जीके सुपरफास्ट रिवीजन हो सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।